हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एन एटम. सो लेट अस सी. सो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल. देखो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल के अंदर बोर्स मॉडल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज. मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है. दिस इज एप्लीकेबल दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये एक देखो He प्लस हीलियम के अंदर प्लस Li2 पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है. दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. हेंस नो एक्सप्लेनेशन. अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. मल्टी इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी. सेकेंड, बोर ने क्या किया था बेटा? बोर रिलेटेड द क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस. सो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को उससे रिलेट किया, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था उसके पास. ही रिलेटेड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स विद रेडिएशन थ्योरी के साथ क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स को रिलेट किया. सो नो विदाउट एनी थ्योरेटिकल प्रूफ. कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था उसके. थर्ड, जैसा बोर ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन h अपॉन 2 पाई. तो हाउ, वो हम कैसे माने कि h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा? हाउ? Next, Bohr he was also unable to explain the fine line spectrum of hydrogen atom. जो फाइन लाइन स्पेक्ट्रम था, फर्दर जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस थी, तो उनके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. नेक्स्ट, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट ड्यूअल नेचर एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर जो लाइंस थी, जो स्पेक्ट्रम के अंदर लाइंस आ रही थी, तो उन लाइंस के ब्याह पे
जो उन लाइंस को फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में देखा गया तो वो फर्दर स्प्लिट हो रही थी, तो उस फिनोमिनन को बोला था स्टार्क्स इफेक्ट। और लाइंस का स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीमान्स इफेक्ट, तो उनके बारे में भी बोर ने कुछ नहीं बताया था। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट Stark's effect. Stark's effect is the splitting of lines in the presence of electric field and Zeeman's effect in the presence of magnetic field, उनके बारे में भी बोर ने कुछ नहीं बताया था। तो these were the limitations related to the Bohr's model of an atom. It was applicable for hydrogen and hydrogen-like species, means only for a single electron system, and it related the classical laws of physics with the EM theory, electromagnetic theory and quantum theory of radiations. तो जो radiations theory के उसके कोई भी theoretical proof include नहीं किया उसने। Why the angular momentum, or how instead of high we can say why angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi, as Bohr assumed angular momentum of a small moving particle such as electron is integer multiple of h upon 2 pi. Unable to explain the fine line spectrum, that is why the lines are further splitted. So जब lines का further splitting के नहीं बताया तो उसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन की exact position के बारे में भी बोर ने कोई explanation नहीं दी। So no explanation about splitting of lines in the presence of electric field is known as the Stark's effect, and in the presence of magnetic field is known as Zeeman's effect. उनके बारे में भी नील बोर ने कुछ नहीं बताया था। तो next let us see the Sommerfield's model of an atom. जो सोमरफील्ड्स मॉडल था बेटा अपने पास, सोमरफील्ड्स मॉडल इट वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। इट वाज अ extension of Bohr's model of an atom। जैसा बोर्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, लेकिन सोमरफील्ड बताता है इसको कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। Electrons are revolving around the nucleus in elliptical orbits. ये रेडियस है एक सर्कुलर पाथ का फाई एंगल के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव करता है r and phi. This is the radial component and phi is the, and this radial component has a fixed value, it is fixed, and this angular component is variable. So as he stated that electrons are revolving around the nucleus in elliptical orbit, तो जैसे बोर ने बताया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट को हम ऐसे बोल सकते हैं सर्कुलर ऑर्बिट इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हम डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर ऑर्बिट जो बोर ने कंसीडर किया था, सोमरफील्ड उसको बताता है कि सर्कुलर ऑर्बिट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट का स्पेशल केस है, जिस केस में उसकी जो मेजर और माइनर एक्सिस की दोनों बराबर हो जाए। So when circular orbit is a special case of elliptical orbit,
when length of major and minor axis becomes equal, जब मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो उसका केस, ये अपन ने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर किया, ये अपने पास मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, this is the velocity of radial component and this is the velocity of angular component. आर फाई, जैसा कि हमने बोला कि रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू फिक्स होगी और एंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू वेरिएबल होगी. सो दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर प्लस माइनर एक्सिस, एन आर प्लस एन फाई. एन आर इज द रेडियल कंपोनेंट एंड दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, दिस इज द माइनर एक्सिस. सो ये जो केस है अपने पास, इसके अंदर जैसा कि एंगुलर मोमेंटम, बोर ने ये कहा कि एन अपने पास क्या हो गया, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट गिव्स नंबर ऑफ शेल्स. ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बताएगा, कितने ऑर्बिट्स होंगे. अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जैसा बोर ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम mvr equals to nh upon 2 pi. So this n principal quantum number, it will have in this angular momentum, it will have two components, that is radial and angular. It will have two components, that is रेडियल एंड एंगुलर. सो अपना जो एंगुलर मोमेंटम है, एमवीआर को हमने जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल्स टू, वी कैन से जे ऑफ रेडियल कंपोनेंट प्लस जे ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर कंपोनेंट. रेडियल प्लस एंगुलर कंपोनेंट. सो जे एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एन एच अपॉन 2 pi and the angular momentum related to the radial component will be nr into h by 2 pi plus j angular component n phi into h by 2 pi. तो यहाँ से h by 2 pi कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू क्या आ गया, nr प्लस n phi, nr प्लस n phi. तो ये जो nr है अपने पास सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर, nr यहां से हो गया अपने पास, दिस इज रेडियल क्वांटम नंबर, और इसकी जो वैल्यू है nr की, वो वैल्यू वेरी करेगी n-1 to 0, n-1 to 0 तक वेरी करेगी इसकी वैल्यू. और जो अपने पास n फाई है, दिस इज एंगुलर क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 1 to, वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to n. अब जो अपने पास पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करेगा, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ सबसेल्स. सबसेल्स आर द special cells, these are the subcells, it is the division of a cell only. So number of subcells or path of electron is equal to the length of major axis upon length of
माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की लेंथ जैसे अपन ने प्रेडिक्ट किया, दिस वी कैन राइट NR प्लस N5 अपॉन माइनर एक्सिस इज N5, दिस इज एंगुलर कंपोनेंट N5. सो अब देखो अपने पास जैसे अपने को इसमें पाथ ट्रेस करनी है, तो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अपने पास जो एंगुलर रेडियल कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी NR अपने पास देखो NR की वैल्यू बेटा वेरी कर रही है n-1 टू 0, तो n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 मींस NR की वैल्यू अपने पास होगी यहाँ पे 0. N5 एंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू 1 टू n, तो n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितनी होगी 1. अब देखो अपने पास पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास दो केस बन गए NR प्लस N5, तो 1 अपॉन N5, 1 डिवाइडेड बाई 1, NR प्लस N5 0 एंड 1, तो 0 प्लस 1 1 प्लस 0 अपॉन 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1. तो ये 1 के बराबर है, इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो गए. दिस इंडिकेट्स मेजर एक्सिस लेंथ बराबर माइनर एक्सिस. सो इसके बिहाफ पे वी कैन से द पाथ विल बी सर्कुलर. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो बोर का जो सर्कुलर ऑर्बिट था, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो इस केस में जब मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ बराबर होगी तो वहां पे अपन क्या कह सकते हैं कि वो सर्कुलर पाथ होगी. देखो अनदर केस देखते हैं. n की वैल्यू 2 है अपने पास, n की वैल्यू 2 है तो रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू होगी अपने पास पॉसिबल वैल्यूज n-1 टू 0, तो 2 - 1 1 एंड अनदर पॉसिबल वैल्यू विल बी 0. N5 की पॉसिबल वैल्यूज 1 टू n, तो 1 1 एंड 2 विल बी द पॉसिबल वैल्यूज. सो देखो फर्स्ट केस अपन इसमें लेते हैं कि NR प्लस N5, देखो NR और N5 1 प्लस 1 अपॉन 1. सेकेंड केस अपने पास NR प्लस N5 2 प्लस 0 अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 बाई 1, ये तो अपने पास वैल्यूज क्या आ गई इसके बाद 2 बाई 1, और ये वैल्यू आ गई अपने पास 1 बाई 1 मतलब 1. तो ये तो जो पाथ है, ये पाथ अपने पास कैसी होगी सर्कुलर, और ये वाली जो पाथ है इसमें लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस बराबर नहीं है, तो ये कैसी होगी इलिप्टिकल पाथ. देखो नेक्स्ट n की वैल्यू 3 है अपने पास, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ NR अपने पास होगी 0 3 n-1 2 2 1 एंड 0, और N5 अपने पास होगी पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3, तो 1 2 3. देखो इसके अंदर NR प्लस N5 2 प्लस 1 बाई 1, सेकेंड केस विल बी 2 प्लस 1 बाई 2, थर्ड केस विल बी 3 प्लस 0 बाई 3. तो देखो ये अपने पास आ गया 3 बाई 1 3 बाई 2 3 बाई 3, तो ये 3 बाई 3 बराबर हो गया, तो ये इसके अंदर अपनी कौन सी पाथ होगी सर्कुलर पाथ, और ये दोनों कौन सी पाथ होगी इलिप्टिकल. अब देखो लेंथ, ये अपने पास रेशियो है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस. तो देखो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इसको हमने पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी डिस्क्राइब किया है, और नंबर ऑफ सबसेल्स. तो देखो n की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर एक ही सबसेल होगा अपने पास. n की वैल्यू 2 है तो कितने सबसेल्स हुए 1 एंड 2, these two आर द सबसेल्स. तो एक सबसेल कैसा होगा इसके अंदर सर्कुलर, और बाकी होगा इलिप्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा मूव करेगा. n की बराबर वैल्यू 3 है तो ये अपने पास जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ये डिफरेंट वैल्यूज आ गई 3 वैल्यूज, तो इसके अंदर 3 सबसेल होंगे. देखो n की वैल्यू 4 है, n इक्वल्स टू 4, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ NR रेडियल कंपोनेंट अपने पास होगी. n की वैल्यू 4 है तो n-1 3 2 1 एंड 0. n रेडियल कंपोनेंट 1 to 1 2 3 4. अब अपने पास देखो रेशियो NR प्लस N5 अपॉन N5 3 प्लस 1 4 बाई 1 4 बाई 2 4 बाई 3 4 बाई 4, तो ये बात तो अपने कौन सी होगी सर्कुलर,
क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस 1 आ गया, और ये तीनों पाथ अपने पास कैसी होगी, दीज पाथ्स विल बी इलिप्टिकल। तो सोमरफील्ड मॉडल के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं बेटा इसमें, कि ये कह सकते हैं कि इसके अंदर किसी भी शेल के अंदर सब शेल्स इतने ही होंगे उसके अंदर। तो सोमरफील्ड डिस्क्राइब्स अबाउट द एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में डिस्क्राइब करता है सोमरफील्ड। सो दिस वाज द मेन कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ आउट फ्रॉम सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखो जो फाइन लाइंस है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n2 बराबर 4 टू n2 बराबर 2, तो इसके अंदर फाइन लाइंस, नंबर ऑफ फाइन लाइंस कैलकुलेट करनी है आपको। तो देखो नंबर ऑफ फाइन लाइंस इक्वल्स टू n1 इंटू n2 इक्वल टू फाइन लाइंस, तो वो कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे 8। अब देखो जैसे ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है अपने पास, अब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पे n की वैल्यू को हमने 4 अज्यूम कर लिया, ये 4 सेल से जब 2 में जा रहा है तो 2 में 2 सब सेल्स होंगे। तो देखो इसका जो पॉसिबल वैल्यूज अपने पास फाइन लाइंस 8 आ रही है, तो इसके यहां से जो ट्रांजिशन है 4 से 2 में जा सकता है, 4 से 1 में पॉसिबल है, ये दो ट्रांजिशंस पॉसिबल हो गए। दिस इज 4/4, 4/3, 4/2, 4/1। तो ये एक तो सर्कुलर पाथ होगी, 3 अपने पास इलिप्टिकल पाथ होगी। उसके बाद थर्ड जो है अपने पास, थर्ड से पॉसिबल ट्रांजिशन, दिस इज द पॉसिबल ट्रांजिशन एंड दिस इज द पॉसिबल ट्रांजिशन। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद 1, तो देखो फाइन लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अपने पास हो गया 2/2 and 2/1। So fine lines will be equal to 8. This is how we predicted the number of fine lines in the spectrum of an atom. So this is all about the Sommerfeld model of an atom. Now the limitations. जो सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम था बेटा, ये भी बोर के जैसे ही, दिस वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर इसमें कंसीडर क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज ही वाज अनेबल टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। Like Bohr's model of an atom, जो Stark's effect, splitting of lines in the presence of electric field, and Zeeman's effect, splitting of lines in the presence of magnetic field, वो भी इसने डिस्क्राइब नहीं किया था। No explanation about Stark's and Zeeman's effect. Dual nature and Heisenberg's principle.
वर नॉट एक्सप्लेन। ड्यूअल नेचर के बारे में जो हम अभी डिस्कस करेंगे उनके बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एंड नो फिक्स पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कब इलेप्टिकल ऑर्बिट पाथ में मूव करेगा, तो उनके बारे में भी इसने नहीं बताया सोमरफील्ड ने। सो दीस वर द लिमिटेशंस रिलेटेड टू द सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा, अपन शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, और जो वेव्स की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में जो थ्योरीज है वो रिलेट कर रही है वेव लाइक नेचर से। तो अलग अलग थ्योरीज के बिहाफ पे डी ब्रोगली ने क्या किया, द डेवलपमेंट्स व्हिच आर लीडिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम वर द डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली ने क्या किया कि डी ब्रोगली ने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को उठाया। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से, जैसा कि आइंस्टीन ने बताया था कि लाइट जो है, लाइट पोजेसेस बोथ कैरेक्टर, दैट इज पार्टिकल लाइक एज वेल एज वेव लाइक। तो इन द सेम वे डी ब्रोगली ने इसको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई किया। सो दीज द डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दे वर नॉट डिस्कस्ड बाय बोर एंड एज वेल एज विद द सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सो नाउ लेट अस सी डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। देखो क्या हाइपोथेसिस था बेटा इसमें कि आइंस्टीन ने जो मास एनर्जी रिलेशनशिप बताई थी लाइट के लिए, कि लाइट पोजेसेस बोथ पार्टिकल लाइक एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर। तो द सेम थिंग जो डी ब्रोगली ने अप्लाई किया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका भी दोनों तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, वो पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। तो पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करेंगे तो इनकी जो मैथमेटिकली इसने डी ब्रोगली ने जो क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को यूज किया। क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो जब ड्यूअल नेचर है तो अकॉर्डिंग टू E इक्वल्स टू क्या था अपने पास, h न्यू। तो E इक्वल्स टू h न्यू और इक्वल्स टू h c बाई लेमडा।
This is equation number 1. This is according to Planck's quantum theory. Planck's quantum theory के अकॉर्डिंग था ये, और E equals to mc square. This is equation number 2. This is according to Einstein theory. तो दोनों अगर if electron possesses both type of behavior, if electron possesses particle like as well as wave like, दोनों बिहेवियर है इसके, पार्टिकल लाइक और वेव लाइक बिहेवियर, तो दोनों को रिलेट कर लिया. व्हाट वी कैन राइट, hc by lambda इक्वल्स टू mc स्क्वायर. ये c से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज lambda कम्स टू बी h upon mc. दिस इज द वेवलेंथ फॉर फोटोन. फोटोन लाइट के लिए था, c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है. तो एनी पार्टिकल, फॉर पार्टिकल सच एज electron, proton, neutron, lambda equals to, we can write h by mv. So this is the wavelength when the particle shows both type of behavior. Lambda equals to h by mv. यहाँ पे h is the Planck's constant, and v is the h is the Planck's constant and v is the velocity of the particle. So lambda equals to h by mv. अब यहां से इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ इस रिलेशन को अगर अपन देखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. सो यहां से mv की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. दिस इंप्लाइज वी कैन राइट m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m. तो ये वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, तो अपने पास लैम्डा कम्स टू बी h by under root of 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m. और इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे. प्रोटॉन के लिए करेंगे तो प्रोटॉन पुट कर देंगे. तो लैम्डा इक्वल्स टू h by 2 ke इंटू m अंडर रूट. सो ऑल्सो वी कैन राइट एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E इंटू v, चार्ज इंटू वोल्टेज पोटेंशियल. तो ये चार्ज इंटू पोटेंशियल की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 raised to the power minus 31 kg, और h Planck's constant 6.624 इंटू 10 raised to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो लैम्डा कम्स टू बी 12.26 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट ऑफ v. v is the potential. So this is the wavelength in terms of potential or kinetic energy of a small moving particle such as electron. अब देखो as momentum p equals to mv, so we can write lambda equals to h by p, and h is the Planck's constant, so we can say that lambda is inversely proportional to p. wavelength is inversely proportional to the momentum of a electron. so ये प्रूव करता है इसका कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इंक्लूड करता है पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर. अब इसको हम कैसे अज्यूम करें? देन साइंटिस्ट फर्दर प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स पोसेसेस बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर, पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक. नाउ सी, देखो E equals to h nu according to Planck's quantum theory, E equals to mc square according to Einstein mass energy relation. दोनों को बराबर कर दिया तो लैम्डा इक्वल टू आ गया अपना h by mc. दिस इज फॉर फोटोन, और फिर कोई भी पार्टिकल है तो उसके लिए c को हमने पुट कर दिया स्पीड ऑफ लाइट. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर, तो उसको अपन ने m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो 2k इंटू m, m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर 2k इंटू m. तो mv की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, mv इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2k इंटू m.
फिर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई इंटू वी, तो उसकी टर्म्स में अंडर रूट ऑफ वी सोल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, तो अपने पास आएगा 12.26 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, and mv equals to the momentum. So lambda h is the Planck's constant, so lambda we can say that inversely proportional to the momentum of a electron. अब देखो इसके अंदर पार्टिकल लाइक, फर्स्ट पार्टिकल लाइक नेचर जब अपन ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था, और जो स्केंटिलेशन जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है जब टकरा रहा है उससे, तो उसके ऊपर एक स्केंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, चमक रहा है पार्टिकल वहां से, और वो स्प्रेड आउट नहीं हो रहा। तो ये क्या चीज को प्रूव कर रहा है कि उसका डेफिनेट मास है, डेफिनेट चार्ज है, कि वो कोई पार्टिकल है वो जाके वहां से टकराया और वो फैल नहीं रहा, तो वो उसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड और स्ट्राइक ZNS screen, then scintillation is produced at a point which does not spread, वो scintillation spread नहीं होगी, तो वो स्प्रेड नहीं होगी तो क्या होगा उसके अंदर, व्हाट वी कैन से, उसका इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर है, पार्टिकल लाइक नेचर है। पार्टिकल लाइक नेचर मींस उसका डेफिनेट चार्ज, मास, एनर्जी, मोमेंटम, उस पार्टिकल का डेफिनेट चार्ज, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम होगा। सेकेंड इज वेव लाइक, जो इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक नेचर था, तो वेव लाइक नेचर इलेक्ट्रॉन का प्रेडिक्ट किया था किसने, दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे इसके लिए, डेविसन एंड जर्मर। एंड थॉमसन्स। सो डेविसन जर्मर के अकॉर्डिंग क्या था बेटा इसमें, ये अपने पास बल्ब है, बल्ब के अंदर यहां पे टंगस्टन फिलामेंट है, तो इस टंगस्टन फिलामेंट से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम इजेक्ट आउट होगी, इसके ऊपर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सेलरेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स की पाथ है, यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए, और ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जब ये दे कोलाइडेड टू द निकल क्रिस्टल, ये यहाँ पे निकल का क्रिस्टल ले लिया, सो निकल क्रिस्टल के बाद जब स्क्रीन के ऊपर देखा, स्क्रीन के ऊपर डार्क एंड ब्राइट जो स्क्रीन के ऊपर देखा तो डार्क एंड ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स ऑब्टेन हो रही थी। ये अपने पास क्या आ रही थी इसके यहाँ पे, दीज आर द रिंग्स ऑब्टेन, कंसेंट्रिक रिंग्स मतलब जिनका कॉमन सेंटर था। सो दिस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ वेव्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। सो द सेम पैटर्न इज same pattern of diffraction is observed
लाइक इन एक्सरेज, सो वो उसके वेव लाइक नेचर को प्रूव करेगा। अब जैसा कि बोर की जो लिमिटेशन हमने देखी कि वाई एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो इसने जो डी ब्रोगली ने कैसे बताया, देखो नंबर ऑफ वेव्स, ये था इसका डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, किस नेचर को प्रूव कर रहा है, वेव लाइक कैरेक्टर को, कि बल्ब के फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए यहाँ पे, उनको हाई एनर्जी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उनकी स्पीड को एक्सेलरेट किया, और फिर जब वो निकल क्रिस्टल से जाके टकराए तो वहां पे जो स्क्रीन के ऊपर डार्क और लाइट जो कंसेंट्रिक रिंग्स ऑब्टेन हुई, तो वो उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करती है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन इन केस ऑफ वेव्स, तो वो जो उसके वेव लाइक कैरेक्टर को प्रूव करता है, द सेम कैरेक्टर एज वी आर ऑब्टेन इन द एक्स-रेज। So number of waves equals to circumference upon wavelength. So circumference सर्किल के लिए क्या बोल सकते हैं हम, 2 पाई r and wavelength equals to lambda, और इसको हम पुट कर सकते हैं 2 पाई r and lambda equals to h by mv. So h by mv. So number of waves n equals to, we can write 2 pi r into mv upon h. So this implies mvr equals to nh upon 2 pi. This is the same predicted by नील बोर। ये बोर ने बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को बताया, और एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। लेकिन ये इसने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से प्रूव होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है सर्कमफ्रेंस अपॉन वेवलेंथ, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसके यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में वेव्स की फॉर्म में चलेंगे तो 2 पाई r क्या है, सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा। टू पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा। जैसे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, एक वेव, 2 वेव, और ये देखो 3 वेव कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 3 वेव्स, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 3। सो इन फेज वेव्स, इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग इन फेज, जैसे सर्कुलर पाथ में जो ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो ये जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे मीट कर जाए तो वो किस में हो गया, इन फेज। और सेकंड क्या कह सकते हैं हम, आउट फेज। मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन अपने पास, दिस इज आउट फेज मोशन, और जब इलेक्ट्रॉन आउट फेज चलेगा तो एटम से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द डी ब्रोगली's concept related to the both dual nature of electrons, that is wave like as well as particle like. Now the second is Heisenberg's uncertainty principle. तो जैसे वेव की फॉर्म में जब ट्रेवल कर रहा है तो वेव के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन तो हम बता ही नहीं सकते, तो पहले जो एग्जैक्ट रेडियस और वेलोसिटी जो बोर ने प्रेडिक्ट किया, तो Heisenberg व्हाट ही सेज, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। Second is Heisenberg's uncertainty principle.
it is impossible to calculate simultaneously the exact position and exact momentum of a small moving particle such as electron. तो डेल्टा एक्स उसने अज्यूम किया दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, and delta p is the uncertainty in momentum. So as p बराबर क्या होता है अपना mass into velocity, so delta p we can write mass तो fix होगा तो m into delta v. Delta v is the uncertainty in velocity. तो एजिनबर्ग ने बताया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi. साइमल्टेनियसली हम एग्जैक्ट इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते. देखो कैसे कि अब इसमें पुट कर दें डेल्टा p को हम डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 pi h अपॉन me. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम. अब देखो अगर डेल्टा v लार्ज है और वी कैन से डेल्टा v अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा x विल बी लार्ज. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा? लार्ज होगा. तो इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड. सेकेंड केस, अगर डेल्टा v लार्ज है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लार्ज है, तो डेल्टा x क्या होगा? डेल्टा x स्मॉल होगा. डेल्टा x स्मॉल है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दिस कैनॉट बी प्रेडिक्टेड. तो साइमल्टेनियसली हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज द एजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि जो भी ये कंक्लूजन्स हैं, डिफरेंट जो अप्रोचेस थी कि वो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के बारे में जैसा बताया कि वो हम पर्टिकुलर बिकॉज इलेक्ट्रॉन पोजेसेस बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर, पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टर, तो उनकी एग्जैक्ट हम पोजीशन और मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो इनसे हम इसका मैग्नीट्यूड, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास? अनसर्टेनिटी इन velocity and momentum delta v into delta x is greater than equal to 6.626 into 10 raised to the power minus 34 upon 4 into 22 by 7 into 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. This will be the uncertainty in position and momentum of an electron. अब इस जो Heisenberg uncertainty principle था, this also explains why electron cannot remain inside nucleus. Why electron cannot remain inside nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं होता? देखो बेटा, न्यूक्लियस की जो साइज है, न्यूक्लियस की साइज है, न्यूक्लियस साइज जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कस किया था हमने, इट इज ऑफ ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power minus 15 मीटर और 1 फर्मी. तो न्यूक्लियस जो साइज है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालेंगे अपन, तो दिस विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 pi me into uncertainty in size. This will be equal to 10 raised to the power minus 15. तो 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule into second upon 4 pi. अब ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस अनसर्टेनिटी दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो जूल को अपन क्या लिख सकते हैं, पहले यूनिट लिखते हैं. जूल को लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा. न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड बच जाएगा इसमें. तो मतलब अनसर्टेनिटी यूनिट ठीक है इसकी. तो यहाँ पे 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1. अब ये फैक्टर -31 और -15, ये हो गया अपने पास -46. ऊपर कितना है? -34. तो 46 में से 34 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 10 raised to the power प्लस 12 का फैक्टर बच गया मीटर पर सेकेंड. अब देखो ये वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे अगर इसको हम 0.91 कर देते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी विच इज इट विल बी
greater than the स्पीड ऑफ लाइट। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा और वो अल्टीमेटली एटम से बाहर आ जाएगा ट्रेवल करके, बाय मेकिंग द एटम अनस्टेबल। सो दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ये जो दो डिफरेंट अप्रोच मिली अपने को, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर, कि इलेक्ट्रॉन possesses both particle nature as well as wave like character, and exact position and momentum of small moving particles such as electron we can't predict. So these two developments led to the development of quantum mechanical model of an atom. So the quantum mechanical model of an atom we are going to discuss in the next lecture. So thank you.